हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज आइए, ये जो क्लास है ये आपकी BSOS 185 की है। नृवंश विज्ञान दृश्य समाज, यानी दृश्य के माध्यम से समाज यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। और इसमें हम लेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए फिर देख लेते हैं, ले लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो को मैं शेयर कर दूं ताकि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। इसका ऑलरेडी पहले का भी वीडियो डला हुआ है, एक वीडियो इसका है, तो उसको आप वॉच कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके ही आए हैं, ठीक है, ओके राइट। तो चलिए ये वीडियो शेयरिंग का काम यहाँ पर हो गया है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, ले लेते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, थोड़ा समझते हुए चलेंगे इसको BSOS 185 को, क्योंकि दृश्य के माध्यम से समाज है। दृश्य के माध्यम से समाज का मतलब होता है कि समाज को दृश्य देखने के माध्यम से समझना। तो ये जो आपका है ये नृवंश विज्ञानियों का है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी आपकी है, एथनोग्राफी सॉरी आपकी है। तो इसमें हम उस समाज को देखेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। तो दृश्य के समाज शास्त्रीय अध्ययन का परिचय ब्लॉक 1 है, और फर्स्ट होगा दृश्य के माध्यम से समाज को समझना, ठीक है ना। किसके माध्यम से? दृश्य के माध्यम से समाज को समझना। तो चलो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन होगा थोड़ा समझ लेते हैं, प्रस्तावना में चलते हैं कि आखिर जो ये आपका लेसन का नाम है दृश्य के माध्यम से समाज को समझना, या दृश्य के माध्यम से यहाँ पर नृ विज्ञान को समझना, नृवंश को समझना। अब देखो दृश्य का मतलब देखना होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखने का मतलब वो देखना नहीं है जिसे जनरली हम बोलते हैं सी, वो देखना नहीं है। यहाँ पर किसी समाज को देखने का मतलब होता है उसके देखने के तरीके से, यानी कि उसको एज एक तरह से फोटोग्राफ, फिल्म बना करके, वीडियो बना करके नवीन रूप में देखने का मतलब है कि किसी समाज को आप जानना चाह रहे हैं, खास तौर पे ऐसा समाज जो आपसे बहुत दूर है, जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, कोई इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं है। तो उस समाज का फोटोग्राफ लेके, फिल्म बना के, वीडियो बना के, क्लिप बना के, इन सभी चीज के माध्यम से जानना ही क्या कहलाता है? दृश्य नृवंश विज्ञानी, ठीक है ना। और ये जो दृश्य होते हैं ना हमारे जीवन में होते हैं, हम इसे संस्कृति की जनरली ये दृश्य जो होता है, अब दृश्य का मतलब समझिएगा, जब मैं दृश्य वर्ड यूज करूं तो दृश्य का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है? एज ए वीडियो के, फिल्म के रूप में, फोटोग्राफ के रूप में, क्लिप के रूप में उस चीज को देखना। तो संस्कृति पर भी इसका असर पड़ता है, हमारे जीवन पर भी असर पड़ता है। और यदि हम अनुसंधान रिसर्च की बात करते हैं तो यहाँ पर भी नृवंश विज्ञान अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है दृश्य विज्ञान, ठीक है, ओके। तो नृवंश विज्ञान जो है अनुसंधान को दृश्यों से अलग अलग रखना कठिन हो गया है अब। यानी नृवंश विज्ञान अनुसंधान को अगर आप दृश्य से, यानी आप कहो कि वहां पहले तो ये होता था कि ऐसे लोगों के पास जो नृवंश विज्ञान, जो नृवंशी होते हैं, इनके पास पहुंच पाना ही मुश्किल होता था, इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी। आजकल तो इनके बारे में मूवीज, फिल्म, वीडियोस, क्लिप सभी मिल रहे हैं हमें। तो यही चीज है, इन दृश्यों यानी कि कैमरे से, मल्टीमीडिया से, इस टेक्नोलॉजी से दूर रख पाना कठिन होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नृवंश विज्ञानी किसी समाज को, जो अब जो देखो, जो नृवंश का अध्ययन करता है, ठीक है ना, जो अनुसंधान करता है, शोध करता है उस पे, वो नृवंश विज्ञानी कहलाता है। तो जो नृवंश विज्ञानी होता है वो किसी समाज को देखता है, उसका अवलोकन करता है, और देखने, अवलोकन करने के बाद वो क्या करता है? उसके डेटा को एकत्रित करता है, और साथ ही साथ में वो क्या करता है? रिकॉर्डिंग भी करता है, व्याख्याएं देता है, ठीक है। और जो कुछ देखता है एक तरह से आप कह सकते हो कि अवलोकन की प्रक्रिया होती है। तो दृश्य नृविज्ञान अवलोकन की इस प्रक्रिया का एक परिणाम है। दृश्य यानी मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी जो है, इसको आप समझ लीजिए। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है नृविज्ञान क्या है, और साथ में आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी तो हमने प्रस्तावना यहाँ पर देखी है। अब देखो नृविज्ञान यहाँ से शुरू हो जाता है कि नृवंश विज्ञान आखिर है क्या। देखो जो नृवंश विज्ञान है ना, जनरली एक ये समाज होता है, जनरली जो ऐसी जनजातियां होती हैं जो पाई जाती है, ऐसी जगहों पे पाई जाती, ठीक है ना। ले लूंगी, सभी सब्जेक्ट कर लूंगी। BPSC का कल पेपर नहीं है ना, इसका कल पेपर है, इसलिए इसको ले रही हूँ,
ठीक है संदीप जी, सभी का ले लूंगी। तो नृवंश विज्ञान ज्ञान जो है समाज और संस्कृति और व्यक्ति के बारे में होता है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, एक प्रक्रिया के बारे में इसको देखता है, ठीक है ना, राइट। वो नृवंश विज्ञान, अब नृवंश विज्ञान उनका जो अध्ययन करते हैं वो नृवंश विज्ञानी हो जाते हैं। तो नृवंश विज्ञानी के द्वारा जो अनुभूत की गई, जो वास्तविकताएं हैं, उनको अनुभवों पर आधारित होता है, क्योंकि उनके करीब जाते हैं, पास में जाते हैं, रहते हैं, उनकी फिल्म वीडियो बनाते हैं, क्लिप बनाते हैं, लिखने का भी काम करते हैं, साहित्य लिखते हैं, ठीक है, साथ साथ में उनकी संस्कृति, उनके समाज को, उनके धर्म, उनके आस्था मूल्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो सभी नृवंश विज्ञान किसी न किसी अर्थ में दृश्य हैं, यानी देखे जाते हैं। पहले ही अदृश्य होते थे, उनके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होता था या बुकों में पढ़ने को मिलता था, अब आजकल देखने को मिलता है, और ये देखना ही दृश्य कहलाता है, ठीक है ना। तो उनके चेहरे के हाव भाव, उनके चेहरे के भाव, स्थानिक व्यवहार, सभी चीजों को हम दृश्य कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। तो दृश्य केवल वही होता है जिसको हम, मतलब दृश्य में जो हम देखते हैं सिर्फ हम उसी दृश्य मानते हैं ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, वह भी होता है जो हम नहीं देखते हैं। और समाज के कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, दिनचर्या से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जिसे हम नहीं देखते हैं, जैसे जेंडर, असमानता के मुद्दे, घरेलू श्रम विभाजन, लिंग को लिंग केवल द्विगुण युग्म तक सीमित करना, है ना, विषम लैंगिकता तक सीमित करना, किसको, लैंगिकता को, ये क्या है, ये हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, राइट। तो वो हमें दिखते हैं और देख के भी हम अनजान बन जाते हैं। तो कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिसे हम देखना नहीं चाहते हैं, जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो दृश्यता समाज में सत्ता के मुद्दों के साथ जुड़ी हुई है, साथ ही साथ में उसका मानदंड होता है, सीमांत होता है, ओके। और साथ ही साथ में यहाँ पर अब हम इसमें, अब अगर क्वेश्चन एक बनता है आपका, क्वेश्चन नृवंश विज्ञान क्या है, तो आप इसको लिखिएगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है, ओके, राइट। अब इसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी की भूमिका, यानी कि टेक्नोलॉजी की कैसी भूमिका है नृवंश विज्ञान में। तो जैसे जैसे तकनीक विकसित हो गई, डेवलप होती गई है, वैसे हल्के कैमरे हल्के होते गए। पहले कैमरे कितने वजनी अलग तरह के होते थे, फोटो भी ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी। अब फिल्मांकन और फोटो खींचने की प्रथा जो है वो आ चुकी, अपने चरम पर पहुंच गई थी। कैमरा और कैमरे की रील भारी और महंगे पहले हुआ करते थे स्टार्टिंग में, अब आज हम उसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, सिर्फ फोटो ले सकते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, विकास हुआ है, तो कैमरों ने दृश्य और आवाज दोनों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, यानी आवाज के दृश्य के साथ साथ में अब आवाज भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर डिजिटल तकनीकी ने कैमरा रिकॉर्ड को अधिक सुगम बना दिया है। तो क्वेश्चन है, क्या है जो दृश्य नृवंश विज्ञान बनाता है, क्या है जो दृश्य नृवंश विज्ञान बनाता है। अब देखो यहाँ पर हम इसको, इस चीज को देख लेते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पर अगर आप देखो कि बहुत लंबे समय से लोग तस्वीरें ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, व्यक्तिगत घरेलू की वीडियोस बना रहे हैं, तो क्या ये चित्र और फिल्में भी नृवंश विज्ञानी है? क्या जो वृत्त चित्र होते हैं उनको नृवंश विज्ञान माना जाए, या क्या हम नृवंश विज्ञान संबंधी फिल्में और तस्वीरों संबंधित अपनी जो समझ होती है और जो मानव विज्ञानी ने तस्वीर बनाई है, ठीक है ना, उन तक ही सीमित रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द का यूज किया गया है हीडर के द्वारा, एथनोग्राफिक का, ठीक है ना, और ये निरपेक्ष शब्द नहीं है, बल्कि किसी भी छवि या फिल्म के लिए प्रयोग किया जा सकता है। व्यक्तिगत में भी वीडियो बनाना, फिल्में बनाना, नृवंश विज्ञानियों द्वारा अन्य लोगों द्वारा खींची गई तस्वीरों को शूट करना, ये क्यों किया जाता है? समाज को और उनकी संस्कृति को समझने के लिए। जो दृश्य होते हैं इनकी व्याख्या विभिन्न कोणों और विभिन्न दृष्टिकोणों से की जा सकती है, ठीक है ना, और इन्हें हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था नृवंश विज्ञान क्या है। अब अगर देखो कि नृवंश विज्ञान में फिल्म और फोटोग्राफी कैसे आई, किस तरह से इसका विकास हुआ नृविज्ञान में फिल्म और फोटोग्राफी का। तो देखो नृवंश विज्ञान के अध्ययन को अगर देखा जाए तो छवि और फिल्मों का उपयोग मानव विज्ञानियों के बीच में ज्यादा लोकप्रिय नहीं था शुरू में। और यहाँ पर स्टार्टिंग जो, क्योंकि ब्रोनिलास जो है ना,
ब्रोनिस्लाव जो मालिनोस्की हैं वो मानव विज्ञानी है, और जो सबसे पहले कार्य क्षेत्र यानी फील्ड वर्क करने वाले थे, और उनके मोनोग्राफ में तस्वीरें थी और उनका विश्लेषण उन पर टिप्पणी नहीं की गई थी, उनके विश्लेषण उन पर, यानी फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने नृवंश, जो एक नृवंश विज्ञानी थे, मानव विज्ञानी थे, और जो फील्ड वर्क का काम करते थे, उन्होंने एक तस्वीर ली थी और उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई थी। तो नृवंश विज्ञान व्याख्या शब्दों के उपयोग तक सीमित था, सिर्फ शब्दों के माध्यम से ही नृवंश विज्ञान को जाना जाता था, बस हो गया, राइट। उनको देखा नहीं जाता था, लोग जानते हैं जो गया वही देखा, अदरवाइज कोई भी नहीं। ये देखो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, ये देखो कैसे लोग ये होते हैं, ये जो लोग होते हैं नृविज्ञानी कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि नृवंश विज्ञान को वास्तविक नृवंश माना जाता था, लिखित नृवंश को, जो रिटर्न में होता था, लोग पढ़ लिए, उनके बारे में सुन लिए, जान लिए, तो वही नृवंश विज्ञान होता था। तो फिल्मों को दृश्य क्षेत्र के नोट से थोड़ा अधिक उच्च माना जाता है, और चित्र तो दिखते थे, दिलचस्प भी होते, पढ़ने में तो इंटरेस्ट भी कोई नहीं लेता है ना, लेकिन वही आपको नॉवल पढ़ने को दे दिया तो शायद इंटरेस्ट न हो, लेकिन अगर उसी की मूवी बना के सीरियल बना दिया जाए तो आप इंटरेस्टेड लोगे। तो दृश्य जो होते थे ना, क्या होते थे, चित्र जो होते थे वो देखने में दिलचस्प होते थे, अच्छे होते थे, लोगों का इंटरेस्ट बना होता था। तो यहाँ पर 1950 के दशक में मार्गरेट मीड और जीन रॉस जैसे अग्रदूतों ने नृवंश सिनेमा के महत्व को सिद्ध किया, ठीक है। ये मार्गरेट मीड और जीन रोच वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में कम से कम 10 लाइन तैयार कर लेना, इन दोनों का योगदान है फिल्म के से संबंधित, ठीक है ना, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए बन जाता है यहाँ पर। चलो, प्रारंभिक अन्वेषक, प्राथमिक जो पहले खोजकर्ता कौन थे, ये आपसे पूछ सकता है दृश्य समाज के बारे में, फिल्म के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फ्रेड कार्ट हेडान, एक ये देखो यहाँ पे 3-4 नाम है, एक तो नाम आपका मार्गरेट मीड है, दूसरा जीन रोच है, अल्फ्रेड कार्ट हेडान है, ठीक है ना, स्पेंसर है और गिलन है। इसमें अल्फ्रेड कार्ट हेडान और साथ ही साथ में जीन रोच और मार्गरेट मीड आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे 10-10 लाइन तैयार कर लेना, इनका योगदान देख लेना, क्योंकि यहाँ पर अल्फ्रेड कार्ट हेडान, वाल्टर स्पेंसर और फ्रैंक गिलन जो है सबसे पहले तस्वीर लेने और फिल्म की शूटिंग करने वालों में शामिल थे। एक क्वेश्चन आपका अन्वेषक से, खोज से पूछ लिया जाएगा, फिल्म की शूटिंग करने वालों से, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको आप जरूर देखना, ठीक है, ओके, राइट। ये पहले थे, और 1998 में मेयर आइलैंडर्स और ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी के 4 मिनट का फुटेज इन्होंने शूट किया था, राइट, और फिल्म का एक छोटा टुकड़ा बनाया था इन्होंने। ये वेबसाइट है, आप चाहो तो यहाँ पर पे जाके उस टुकड़े को देख सकते हो। और 1901 में वाल्टर स्पेंसर ने इसका अनुसरण किया, और फिर उन्होंने भी मध्य ऑस्ट्रेलिया के अर्जेंटे जो आदिवासी थे उनकी प्रथाओं पर फिल्म की, यही दृश्य है, दृश्य के माध्यम से नृवंशियों को जानना, यही आपका पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। फिल्मों की शूटिंग की थी, और फ्रैंक गिलन ने भी ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों की तस्वीर ली थी और नृवंश विज्ञानियों की सामग्री एकत्रित की थी, राइट, ओके। तो यहाँ पर स्पेंसर गिलन जो थे ऑस्ट्रेलिया आदिवासियों की तस्वीर और फिल्म बनाने में सहयोग किया था। आदिवासियों की प्रथा, रीति रिवाज पर 13 फिल्में बनाई थी, और विकासवादी पैमाने पर वैज्ञानिक रूप से इसको अलग अलग बांटा था, ठीक है ना। तो फिल्मों में नूतनता और उपकरण, महंगाई क्योंकि उस वक्त थी, तो जनरली फिल्में बहुत कम बनाई गई, जो बनाई गई तो उनको लोकप्रियता भी इतनी नहीं मिल पाई थी, ठीक है ना। तो उपकरण भारी होता था, संभालना कठिन होता था, महंगा होता था, कैमरे रेंज से बाहर चले जाते थे, तो कभी कैमरा सभी प्रकार की यानी कैप्चर करने में उसको असमर्थ होते थे, ठीक है ना। कभी कभी लोगों ने पोज देने से मना कर दिया, खिंचवाने से मना कर दिया, है ना। तो ये चीजें उनको प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ी थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनता है, प्रारंभिक अन्वेषक यानी कि पहले वो कौन लोग थे जिन्होंने दृश्य माध्यम को समझने में कोशिश की, फिल्मों में योगदान दिया, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्गरेट मीड का योगदान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना, ठीक है, ओके, राइट। गुड इवनिंग निशा जी, गुड इवनिंग, स्वागत है। What do you mean, Nisha ji? I cannot understood code 1-2 ma'am in Hindi. Please provide this code 1-2. ये I code on
2 क्या लिखा है आपने, मेरे समझ में नहीं आया, प्लीज इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे आप, ठीक है ना। मार्गरेट मीड का योगदान देख लेते हैं। देखिए पहले ही बताया है कि दृश्य में फिल्म बनाने में मार्गरेट मीड का योगदान था, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बालनी लोगों के बीच मार्गरेट मीड जो थी उन्होंने अध्ययन किया था और इस बदलाव को सबके सामने लेकर के आए थे, और इसमें हार्वर्ड स्पेंसर जो थे वो भी थे, और उनका मानना था कि कैमरा उद्देश्यपूर्ण था। उन्होंने तर्क भी दिया था कि कैमरे की भूमिका खगोल विज्ञान में दूरबीन की तरह, जैसे दूरबीन यूज किया जाता है ना उस तरह के था, और वास्तविक घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे का उपयोग करना महत्वपूर्ण था। ये मार्गरेट मीड का योगदान आपसे नृवंश विज्ञान में पहुंच सकता है। तो देखिएगा इसको, क्योंकि फिल्म निर्माण के लिए मीड की पद्धति संबंधी दृष्टिकोण रखे गए थे। फिल्म निर्माण टीम और सूचनादाता के बीच संबंध महत्वपूर्ण थे, यानी कि जो नृवंश विज्ञानी वो कौन हो गए, मीड हो गई, मार्गरेट मीड। फिर जो फिल्म बनाने वाले भाई टीम है निर्माण करने वाली, कैमरा यूज करने वाले, वो दूसरे हो गए, और जो सूचना देने वाले, इंफॉर्मेशन देने वाले थे वो तीसरे हो गए। तो इन तीनों के बीच में संबंध होना इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, राइट। और मीड ने तर्क दिया था कि फिल्म निर्माण में फिल्म निर्माता के दृष्टिकोण को अनदेखा करना, उनके विचार को थोड़ा सा छोड़ देना, अनदेखा करना मुश्किल था। तो फिल्म की योजना और संपादन की प्रक्रिया में जो इंफॉर्मेशन होते हैं, इंफॉर्मेशन दाता जो होते हैं, इन्फॉर्मर होते हैं, उनको शामिल करना जरूरी था, ठीक है ना। तो बाली पर अपने अध्ययन के उन्होंने सहायक और आलोचकों के रूप में कार्य करने के लिए बाली के निवासियों को पहले प्रशिक्षित किया था। तो मीड के लिए फिल्मों का मूल था कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन सामग्री के द्रव्यमान का उत्पादन किया जाए, ठीक है ना। मतलब क्या था, महत्व क्या था फिल्मों का, कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन सामग्री के लिए द्रव्यमान यानी कि एक तरह से दृश्यमान का यहाँ पर दृश्य को लेकर के आना। और यहाँ पर उनका मानना था कि जो सांस्कृतिक परिवर्तन है, संस्कृति के कुछ पहलू हैं, जो नृत्य है, अनुष्ठान है, उनको रिकॉर्ड करना वेरी इंपॉर्टेंट था, ताकि फिल्में शब्दों से बेहतर हो सके, राइट। और उन्होंने ये काम करके भी दिखाया था, और इसके लिए उनको एक कुशल कैमरामैन की जरूरत थी। तो यहाँ पर 1942 में बाली पर मीड और बेटसन का अध्ययन था, और दृश्य नृविज्ञान एक ऐतिहासिक घटना थी, परंतु रिकॉर्डिंग के रूप में तस्वीरों का उपयोग आगे नहीं बढ़ सका। तो मीड का मानना था कि कैमरा दीवार पर बैठी मक्खी जैसा था, और जिसे एक बार स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करने के लिए अगर स्थापित कर दिया गया तो एक जगह और अदृश्य रहता था, ठीक है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मार्गरेट मीड का योगदान, ठीक है ना। ओके चलिए, ओके अच्छा, आप सब्जेक्ट की बात कर रही हैं क्या, कोड है ONR2। मैं तो पहली बार सब्जेक्ट, कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रोग्राम है क्या, मैं तो पहली बार इसको सुन रही हूँ। चलिए आ जाइए, अब आगे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हो सकता है, ठीक है, ओके। चलिए फर्स्ट यहाँ पे यूनिट फिनिश्ड हो गई है। अब हम सेकंड, ये देखो फिल्म अवलोकन करना, फिल्म देखने के अनुसार फिल्म का महत्व अलग अलग होता है ना, मानव विज्ञानी, इसको छोड़िए, मैंने समझा दिया। दृश्य को समझना, अब इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना, ओके। इसमें रिफ्लेक्सिविटी आपके लिए इंपॉर्टेंट, प्रतिवर्ता इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला अदृश्य नृविज्ञान क्या है, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। दृश्य नृविज्ञान क्या है, तो जैसे हमने अभी मार्गरेट मीड को देखा था, उन्होंने दृश्यों का उपयोग किया था, वीडियो बनाया था, वीडियो बनाना ही दृश्य विज्ञान कहलाता है ना। और साथ ही साथ में वह सिमोन के, किशोर और न्यू गिनी के मूल निवासियों का भी अध्ययन उन्होंने किया था, राइट, योगदान में लिख सकते हैं यहाँ पे। और न्यू गिनी में मीड ने अपने अध्ययन के माध्यम से पुरुष और महिलाओं के बीच जो भेद किया जाता है उसकी सम आलोचना की थी, और बड़े पैमाने पर उन्होंने लिंग अध्ययन यानी जेंडर स्टडीज किया था, उसको प्रभावित किया, जेंडर स्टडीज को प्रभावित किया था। और बाली द्वीप का हम ऊपर देख ही चुके हैं, पढ़ ही चुके थे कि बाली द्वीप पर अपने फील्ड वर्क में दृश्यों का उपयोग करने वाली वो पहली व्यक्ति थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मीड फोटोग्राफी के अपने उपयोग पर लिखती हैं कि स्थिर यानी स्टिल फोटोग्राफी पहली तकनीक सहायता थी, इसका भरपूर प्रयोग किया गया था, और क्षेत्र में सिने ध्वनि के लिए आवश्यक बिजली और प्रकाश की आवश्यकता थी, जो वहां पर हमें उपलब्ध था, और टेप रिकॉर्डिंग और सिने फिल्म द्वारा प्रदान किया गया था, ठीक है ना। और इसके अलावा स्टिल फोटोग्राफी यानी स्थिर चित्रांकन को भी एक परिचित के रूप में, पुस्तक के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया था। तो ये दृश्य नृविज्ञान कहलाता है, ओके राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कुछ रख रही हूँ, तो प्लीज इसे आप देखिए, ठीक है। दृश्य और इतिहास को तो नहीं देखिए, देखो नाग एंड सन्स द्वारा लिया गया फोटो,
1930 का है। देखो विभिन्न विषय और दृश्यों का उपयोग करते हैं। दृश्य के अंतर्गत आने वाले विषय कौन कौन से हैं? देखो बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, विषय की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं जो दृश्य विज्ञान के अंतर्गत लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो जब आप इसको यहाँ पे पढ़ोगे ना तो विषय भी यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। सामाजिक, सांस्कृतिक, सभी मानचित्र, विज्ञापन, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो इसके अंतर्गत देखने को हमें मिलती है, ठीक है ना। तो इसे देखिएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो दृश्य समाजशास्त्र, अगर समाजशास्त्र को देखोगे ना तब यहाँ पे विषय आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख लेते हैं कि दोनों यानी कि दोनों विषयों के अभ्यासियों के लिए एक दूसरे से खींचना संभव था, यानी कि समाजशास्त्री और जो नृविज्ञानी थे, यानी नृविज्ञानी और समाजशास्त्री, दो ऐसे यहाँ पर विषय थे, ठीक है ना। राइट, चलो अब यहाँ पे दृश्य नृवंश विज्ञान क्या है? देखो वही चीज ऊपर पढ़ा करके आ गए हैं, ठीक है ना। नृवंश अनुसंधान, नृवंश विज्ञान अनुसंधान को दृश्यों से अलग नहीं कर सकते। जो जस्ट ऊपर पढ़ाया था ना वही चीज यहाँ पर दी हुई है। तो जो ऊपर पढ़ाया है दृश्य विज्ञान में उसको थोड़ा यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। वही चीज आपको यहाँ पे लिखना है। दृश्य के माध्यम से समाज को दो तरह से समझा जा सकता है, एक छवियों, तस्वीरों, वीडियो, फिल्मों के माध्यम से उनकी संस्कृतियों को कैद करके, ठीक है ना। राइट, और इस प्रकार दृश्य जो होता है वह सांस्कृतिक अर्थ प्रथाओं का एक भंडार बन जाता है। और दूसरा डेटा के स्रोत के रूप में दृश्य का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। राइट, यानी अलग समय पर स्थान में मौजूद दृश्य में विभिन्न संस्कृतियों के बारे में शिक्षित करते हैं, बताते हैं, और वे आंकड़े यानी डेटा के स्रोत बन जाते हैं और जिनका उपयोग बाद में समाज को समझने के लिए किया जाता है और एक अलग स्थान पर भी उसका यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि कोई औपनिवेशिक काल के दौरान मान लो शहरी नियोजन का अध्ययन करना चाहता है तो वहां पे मौजूद वास्तुशिल्प तस्वीरों के माध्यम से शहरी नियोजन के इतिहास का अध्ययन कर सकता है, वास्तुशिल्प तस्वीरों के माध्यम से, ठीक है ना। और वर्तमान इमारतें और अन्य भौतिक संरचनाओं का प्रलेखन करके औपनिवेशिक को जो उस वक्त की तस्वीरें थी उनको छाप कर संग्रहित कर सकता है। तो नृवंश विज्ञान में समझने के लिए लोग क्या करते हैं, किन विधियों का यानी कि क्या करते हैं और विधियों का एक पुलिंदा शामिल होता है, मतलब जानने के लिए क्या करते हैं, किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखो जो समाजशास्त्री होते हैं, जो मानव विज्ञानी होते हैं, उनके सामने कुछ साक्ष्य तस्वीर होते हैं, ठीक है ना, और फिल्म का उपयोग किया जाता है। तो क्या दृश्य में जो दिखाया गया सब कुछ सत्य है? ये भी तो क्वेश्चन उठ जाता है ना दृश्य विज्ञान को देख करके कि जो वीडियो बनाया गया, जो दिखाया गया कि वो सब कुछ सत्य है। तो पूछना महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या दृश्य पूरी तरह से समाज को दिखा रहा है? कुछ ऐसा तो नहीं है कि अदृश्य हो या आंशिक रूप से दिखाया जा रहा हो, कुछ चीजें वहां पर छुपा दी गई हो। भले ही दृश्य सभी मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, फिर भी क्या उन्हें अनुभवजन्य साक्ष्य के रूप में उनका उपयोग किया जा सकता है? तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका यही बनता है साथ में कि दृश्य नृवंश विज्ञान क्या है, दृश्य विज्ञान से क्या समझते हैं आप, ठीक है ना। ओके, राइट, चलो देखो यहाँ पे भी एक फोटो लिखी है, स्वतुल्यता और जिसे हम रिफ्लेक्सिविटी बोलते हैं, यानी विषय निष्ठता और सब्जेक्टिविटी, ये इन दोनों में अंतर देख लेना, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। स्वतुल्यता, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिविटी और विषय निष्ठता सब्जेक्टिविटी क्या कहलाता है, क्योंकि दोनों दृश्य वंश विज्ञान के जो होते हैं पहलू होते हैं। ओके, यानी शोधकर्ता जो होता है विषय की निष्ठता को लेता है और जो उसके प्रतिभागी होते हैं उन पर अनुसंधान का प्रभाव होता है। तो जिस तरह से दूसरे का हम प्रतिनिधित्व करते हैं ना, उसी तरह से सचेत भी रहना पड़ता है। तो दृश्य नृवंश विज्ञान के भीतर स्वतुल्यता में कुछ चीजें होती हैं, जैसे उन अर्थों से अवगत होना जो दृश्य व्यक्त करते हैं और विभिन्न दृश्य मीडिया से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। राइट, और जो दृश्य का मतलब वही होता है वीडियो बनाना, फोटोग्राफी करना, वो करना, ठीक है ना। राइट, ओके, और दृश्यों की व्याख्या कैसे करेंगे और अंत में जो दृश्य होता है, जो वीडियो बनाया जाता है, क्लिप बनाई जाती है, वो प्रतिभागियों पर कैसा प्रभाव डालेंगे। और दृश्य जो होता है यानी जो भी मल्टीमीडिया यूज किया जाता है वो नृवंश विज्ञान को अंजाम देने के लिए यहाँ पर स्वतुल्यता यानी कि
रिफ्लेक्सिविटी प्रतिवर्तता और विषय निष्ठा सब्जेक्टिविटी दोनों आवश्यक हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर उनकी पहचान के विभिन्न तत्व इसमें मौजूद होते हैं। तो नृवंश विज्ञानियों को इसके बारे में आत्म जागरूक होना पड़ता है। जो सूचना दाता होते हैं उनके सामने अपना प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं, इनकी पहचान बनाई जाती है। राइट, ओके। तो दृश्य के माध्यम से व्यक्त किए गए जो अर्थ होते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि दृश्य कैसे तैयार किया गया है, किस तरह से लिया गया है। ठीक है, राइट। और व्यक्ति का क्या अर्थ लगाता है यहाँ पर, तो इसे देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। नृवंश विज्ञान अनुसंधान में दृश्य में नैतिकता, वेरी इंपॉर्टेंट। नृवंश विज्ञान अनुसंधान और दृश्य में नैतिकता, ये नैतिकता आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखो, जब भी आप मनुष्य के बारे में कुछ लिखते हो, कुछ बनाते हो, कोई भी अध्ययन आप करते हो, तो यहाँ पर आपके लिए नैतिकता यानी नैतिक विवेचन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, मोरल जो चीज होती है, सच जो होता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर सोच, विचार, सहमति, गोपनीयता, ठीक है ना, सूचना देना, डेटा कुछ देने वालों की सुरक्षा, डेटा के स्वामित्व आदि इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। ठीक है ना, कि आपकी विचार जो है उससे आप सहमत हो, गोपनीयता बनी रहे, जिसके बारे में भी आप ये सब चीजें बना रहे हो, जो आपको सूचना देता है वो भी सुरक्षित रहे। ठीक है ना, और डेटा का स्वामित्व किसके ऊपर रहे। तो किसी भी नृवंश विज्ञान अध्ययन में शोधकर्ता यानी कि जो नृवंश विज्ञानी होते हैं उनका नैतिक आचरण इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, और जब दृश्य विधियों का उपयोग किया जाता है उस समय जो नृवंश विज्ञानी होते हैं उनको यह मालूम होना चाहिए कि दृश्य के विभिन्न दृष्टिकोण और एक ही छवि को अलग अलग अर्थ कैसे दिए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो फोटोग्राफी अर्थों की मनमानी प्रकृति के कारण और गैर शैक्षिक दर्शकों द्वारा दृश्यों को साक्ष्य माना जा सकता है। ठीक है, समझिएगा, जो दृश्य के विभिन्न दृष्टिकोण, देखने के विभिन्न दृष्टिकोण, नजरिए होते हैं ना, इनको एक छवि को अलग अलग अर्थ दिए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं जो फोटोग्राफी ली जाती है तो एक तरह से मनमानी प्रकृति भी हो सकती है और गैर शैक्षिक दर्शक भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो शिक्षाविदों ने वास्तविकता के कम से कम विरूपण के साथ दृश्य अनुसंधान करने की कोशिश की, यानी कि यहाँ पर मल्टीमीडिया अनुसंधान यानी रिसर्च की कोशिश की है और कुछ गुप्त कैमरों का इस्तेमाल करने का भी सुझाव दिया है ताकि यह पद्धति गंभीर और नैतिक चिंताओं को जन्म ले सके। क्यों? लोगों की तस्वीर लेने, वीडियो बनाने की अनुमति लेना हमेशा सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है ना, कि आप गुप्त कैमरा लगा दो, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, नैतिकता के विरुद्ध होता है। आप उससे परमिशन लीजिए और उसके बाद उसका वीडियो बनाइए, उसे जो पूछना है पूछिए। तो सार्वजनिक कार्यक्रमों के वीडियो के लिए विशेष अनुमतियों की आवश्यकता होती है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है ना, तो दृश्य शोध सामग्री के प्रकाशन और स्वामित्व के बारे में भी चिंताएं यहाँ पर देखी गई हैं कि जो वीडियो होता है, जो फोटोग्राफी होता है, उसके उत्पादन से पहले उनके उपयोग और स्वामित्व के अधिकार को स्पष्ट करना जरूरी होता है। ठीक है ना, किसका इस पे अधिकार है, और लिखित समझौता कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है, जिससे जो वीडियो है, जो तस्वीरें खींची गई हैं, उनकी सामग्री का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है और कहाँ कहाँ इनका प्रसारण किया जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है नृवंश विज्ञान अनुसंधान और दृश्य में नैतिकता। तो चलिए अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हो गया फर्स्ट ब्लॉक आपका यहाँ पे फिनिश्ड हो गया। ठीक है ना, अब चलो सेकंड ब्लॉक यहाँ पर ले लेते। इतना क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है या नहीं, ये बता दीजिए।
जो आप लोग देख रहे हो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जहां पे नहीं आया तो आप हमसे पूछ लेना जहां प्रॉब्लम होगी। फोटोग्राफी के माध्यम से छवि बना, देखो यही दृश्य है। वीडियो टेक्नोलॉजी के हिसाब से उस समाज को यानी नृवंश विज्ञान को समझना है, ठीक है ना, दृश्य होता है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, चलो फिल्म और नृवंश विज्ञान का साथ में आना, यानी नृवंश विज्ञान और फिल्म क्या चीज होती है, ठीक है ना। तो इसको आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका हो सकता है। हालांकि इतना ज्यादा नहीं, हम देखो शुरू से ही चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको या तो लेफ्ट भी कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जीन राउच देखिएगा, ये जीन राउच यहीं पे आपको मिलेंगे, ठीक है ना। इसे आप देख लो, जीन राउच का देख लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो मीड जो है, मैड्रेट मीड जो हम पहले यहाँ पे इनको देख के आए हैं, इनका योगदान देखो इसमें इंपॉर्टेंट है, हम आपको पहले भी ये बता चुके हैं, ठीक है ना। तो जो मीड है वो खुद रॉबर्ट फ्लेकर्टी के काम से परिचित थी और उन्होंने इसको छोड़ दो, आप यहाँ पे देख लेना, जो यहाँ इसको छोड़ देते हैं। हाँ रुको 1 सेकंड, मैं कहाँ से पढ़ाना मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। ओके चलो यहीं से ले लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो जो ये सब फिल्में, शैक्षिक फिल्में बनी थी, उनके निर्माण में निष्पक्षता और विषय पर चर्चा शुरू कर दी गई थी, ठीक है ना। नृवंश विज्ञान फिल्म निर्माण के अभ्यास में एक बहुत बड़ा उल्लेखनीय विकास हुआ था और यहाँ पर जो शैक्षिक फिल्में बनाई गई थी नृवंश विज्ञानियों पे, उन पे निष्पक्षता और विषय पर चर्चा शुरू कर दी गई। और इसके बाद जीन राउच, जॉन मार्शल, गार्डनर, डेविड, कुछ ऐसे लोग फिल्म निर्माता थे जो दशकों से इस प्रयोग के माध्यम से नृवंश विज्ञान और फिल्म निर्माण के बीच सहयोग को आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो योगदान देखा जाए तो जीन राउच को देख लीजिए, जीन राउच का भी आपका इसमें हो जाएगा और साथ ही साथ में यहाँ पे आपका हो जाएगा किसका क्वेश्चन जो हमारा है फिल्म और नृवंश विज्ञान का, ठीक है। ओके, तो जीन राउच को अग्रणी फ्रांसीसी सिनेमा बेराइट माना जाता है और जिसे डायरेक्ट सिनेमा भी कहा जाता है। ये जीन राउच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यदि क्वेश्चन आता है फिल्म और नृवंश विज्ञान का, तब भी यही लिख देना, और जीन राउच का आएगा तब भी आप लिख देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कच्चे यथार्थवाद की विशेषता वाली फिल्म निर्माण की एक शैली की इन्होंने रचना की थी और मंचन और प्रभाव के साथ फिल्मों को उन्होंने जोड़ा था। विचार के लिए रुच का कड़ा विरोध किया था, ठीक है, और इसके बजाय जीवन का सच सामने लाने के लिए उपयोग किया। इन्होंने कहा कि फिल्म को अलंकृत मत करिए, उसको सजाइए नहीं, बल्कि जिस तरह से उनकी रियल लाइफ है उस लाइफ को, उस सच को आप सामने लेकर आइए और सिनेमा माध्यम का उपयोग, सिनेमा के माध्यम से यानी सिनेमा के माध्यम से सिनेमा का उपयोग कीजिए और इन लोगों की जो रियल की जिंदगी, लाइफ की जिंदगी सच है उसको आप सामने लेके आओ, उसको सजाओ नहीं फिल्मों को, ठीक है ना। इसका उन्होंने विरोध किया था। और शैली में अक्सर जो है फिल्म निर्माता की स्क्रीन पर उपस्थिति और प्रतिवादी दोनों के कैमरे की उपस्थिति के बारे में पता होना, स्वीकार करना शामिल होता है। मतलब जो भी फिल्म बन रही है, जो भी निर्माता है, जो स्क्रीन पर है और जिसका वो ले रहा है, इन दोनों को उसके बारे में पता होना चाहिए। जिसके बारे में फिल्म बनाई जा रही है उससे भी मालूम होना चाहिए कि मैं कैमरे में आ रहा हूं, मुझसे कुछ चीज पूछी जा रही, ठीक है ना। तो उसके लिए वास्तविक रूप से यथासंभव निष्पक्ष से वास्तविक रूप से बाहर लाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। वास्तविक रूप से सच को बाहर लाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। एक नृवंश विज्ञानी फिल्म क्या है, इसे आप देख लो चाहो तो, ठीक है ना। ओके चलो आ जाओ, अब आगे यहाँ पर देखते हैं। एक नृवंश विज्ञानी फिल्म के घटक तो तकनीकी इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। पाठ से संबंध आ जाता है, सब्जेक्ट कौन सा हो कि नृवंश विज्ञान को लिया गया है। फिर इसके अंतर्गत दृष्टिकोण आ जाता है, संदर्भीकरण आ जाता है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी यदि आप देखो एक नृवंश विज्ञान फिल्म क्या है यही आपको लिखना है जो मैंने बताया है, ठीक है। चलो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे है कि फिल्म निर्माण में नैतिकता क्या है, अभी जस्ट मैंने ऊपर भी दृश्य में नैतिकता देखा था, अब यहाँ पे फिल्म निर्माण में नैतिकता दिया हुआ है, ठीक है ना, राइट। तो इसको सेम वही है, उनकी जो सूचना देता है ना, उनको गुप्त रखना, गुप्त अनुसंधान, सूचना की सूचित करने की सहमति लेना, गोपनीयता रखना, जो सूचना देने वाले मुखबिर होते हैं उनको नुकसान न पहुंचे, शोषण ना हो, रिश्वत पैसा न देना, आंकड़ों के स्वामित्व रखना, सूचना देने वालों को संभावित नुकसान संरक्षण लेना, ये कुछ चीजें नैतिकता के अंतर्गत आती हैं। तो इनको प्लीज आप देख लेना, ठीक है ना, फिल्म में, और इसको लिख देना, ठीक है।
तो नृवंश विज्ञान फिल्म का निर्माण में नैतिकता का मुद्दा शोधकर्ता के नैतिक आचरण के मामले में आ जाता है, ठीक है ना। और शोधकर्ता कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले को विश्वास में नहीं लेता है, उसको बताता नहीं है और उसकी पूरी बातें पूछ करके उसको गुप्त कैमरे से कैच कर लेता है, जो नैतिकता के विरुद्ध होता है, ठीक है। ओके राइट, प्लीज इसको देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा इसको देख लेते हैं। चलो अब आ गया फोटोग्राफी स्वयं और समाज, वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि फोटोग्राफी अध्ययन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और 1840 के दशक में फोटोग्राफी के आविष्कार के बाद से फोटोग्राफी में जटिल और बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। 1839 में इसका आविष्कार अगस्त काम्टे के काम के साथ में समाज शास्त्र में शुरू हुआ था। और लुई डागुएरे, ये देखो डागुएरे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, कुछ नाम मैं बता रही हूँ, इनको आप तैयार कर लेना। मैंने मार्टिन मेड का बताया था और जीन रोज का बताया था और साथ में एक दो नाम बताए हेडन वगैरह, और एक साथ में लुई डागुएरे, इनको भी देख लेना। इन्होंने धातु की प्लेट पर एक छवि को ठीक करने के लिए एक विधि को सार्वजनिक किया था और काम्टे और डागुएरे दोनों ने समाज के विभिन्न पहलुओं पर काम किया था, ठीक है। और समाज शास्त्री पत्रिकाओं में तस्वीरों का उपयोग किया था और वास्तविक उप विषय के रूप में समाज शास्त्र 1960 के दशक में अंत तक में उभर नहीं पाया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नृविज्ञान में तस्वीरों का उदय केवल पाठ पुस्तकों को मजबूत बनाने के लिए किया जाता था और समाज शास्त्रीय अध्ययनों में दृश्य विजुअल आंकड़े यानी डेटा के रूप में फोटोग्राफ को रखा जाता था, ठीक है। तो गंभीर अकादमिक नृवंश विज्ञान ग्रंथों की तुलना में दृश्य विजुअल आंकड़ों के निशान मानव शास्त्रीय क्षेत्र टिप्पणी को के रूप में देखने को मिलते हैं। तो ये आपके लिए यहाँ पर देखो दो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ओके राइट, फोटोग्राफी के माध्यम से समाज को कैसे समझना, और साथ में यदि डागुएरे का भी आ जाता है तो आप उसको भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, जैसे देखो हार्वर्ड बेकर, ये कुछ ऐसे नाम है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी और विषय निष्ठता क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि देखो फोटोग्राफी जो की जाती है ना प्रकृति की व्यक्तिपरक होती है। लोगों की जनरली धारणा होती है कि वस्तुनिष्ठ वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती है, लंबे समय तक टिक नहीं सकती है ना। एक तस्वीर ही तो है, क्या छवि दिखा रही है, क्या इसमें फोटो आ रही है, ये तो फोटो वाले खींचने के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे भी खींच सकता है ना। तो मतलब कि फोटोग्राफ की पसंद पर निर्भर करता है कि तस्वीर में क्या शामिल करना है, क्या नहीं करना है, क्या चुनाव, क्या प्रकाश, क्या तकनीक लानी है, ठीक है ना, राइट। और जो फोटोग्राफी होती है उसमें डेटा संग्रह की वैध विधि के रूप में उसको थोड़ा स्वीकार करना मुश्किल पड़ जाता है। तो व्यक्तिनिष्ठ बनाम वस्तुनिष्ठ पूर्वाग्रह, इसमें बहस छिड़ जाती है, ठीक है। ओके, तो फोटोग्राफी को एक शोध पद्धति के रूप में समाज शास्त्रियों ने अपनाया है और इसको अपना करके अपने सामाजिक जीवन को बेहतर ढंग से बनाया है, ठीक है, राइट। अब देख लेते हैं स्वयं, सेल्फ को समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर फोटोग्राफी जो है स्वयं और समाज की व्यक्तिपरक प्रकृति के बीच संबंध को गहराई से पहले जाना जाता है इसमें, ठीक है ना। यानी फोटोग्राफी, फिर स्वयं यानी स्वयं जो मनुष्य होता है, जो लेता है, और समाज, इनके बीच में संबंध होता है। तो समाज शास्त्री जो है भाषा की दृष्टि से स्वयं के विचार पर संक्षेप यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो स्वयं को समझना, स्वयं को समझने का मतलब क्या होता है, एक उपागम होता है जो समाज से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। यानी स्वयं व्यक्तियों के कार्यों के माध्यम से समाज को प्रभावित करता है। जो श्रम होता है वो व्यक्तियों के कार्यों के माध्यम से समाज को प्रभावित करता है और समूह, संगठन, नेटवर्क, संस्थान का गठन होता है, ठीक है ना। और ये आपसी इनकी साझी भाषा होती है, अर्थ होती है और इनके माध्यम से स्वयं पर प्रभाव डालता है। तो एक व्यक्ति को दूसरे की भूमिका निभाने और साथ में अंतःक्रिया करने का मौका मिलता है और स्वयं को एक वस्तु के रूप में प्रतिबिंबित करता है, ठीक है ना। यानी स्टेटस ऑफ वर्क जो होता है, स्वयं
का विचार एक जटिल प्रक्रिया है। स्वयं के बारे में धारणा, मान लीजिए ये आपके बारे में दूसरों की धारणा को दिखाता है, यानी आप जो है स्वयं पर विचार करें और आपकी स्वयं के बारे में धारणा क्या है, आप दूसरों से मिलने वाली तारीफों से खुश हो जाते हैं। तो ये मानव अंतःक्रिया प्रक्रिया होती है। ये देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अपने आप को ऐसे देखते हैं जैसे कोई आपको देख रहा हो, तो एक तरह से आपका स्वयं के बारे में विचार होगा और जो आप पर दूसरे की नजर का प्रतिबिंब बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपका स्वयं यानी सेल्फ को समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लुकिंग ग्लास थ्योरी, इसे आप देख लेना, ठीक है ना। चलो यहाँ पर ओके, ठीक है। शिवाजी आप कह रहे हैं दिल से धन्यवाद मैम, आज BSDLA 137 का पेपर बहुत अच्छा गया। चलिए वेलकम, हमारी यही कोशिश होती कि एग्जाम आप लोगों का अच्छा जाए, ठीक है ना। तो ये स्वयं और जो फिल्म है उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इसमें और क्या हो सकता है आपके लिए। एक्चुअली क्या था, मैंने फर्स्ट बार जब ये वीडियो बनाया था ना, तो क्योंकि बहुत कम टाइम था, बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए थे, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो आज इसको लेके आते हैं, थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं आप लोग। किसमें था, बहुत छोटा भी वीडियो था। एक शोध उपकरण के रूप में फोटोग्राफी। अब एक शोध उपकरण के रूप में फोटोग्राफी का अगर हम देखते हैं तो देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि फोटोग्राफी विशेष रूप से इसके लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण पर वापस लौटे, कैमरा है ना, ऑप्टिकल, ये मेन होते हैं और लेंस के फोकस और दायरे के भीतर ही संबंध होते हैं। ईमानदारी से उनको लिखना, रिकॉर्ड करना, है ना, फोटो कैमरे की क्षमता जो होती है, ये बहुत सारी चीजें होती है जो फोटोग्राफी से संबंधित होती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे किया जाए, एक चीज दिया हुआ है कि अवलोकन, कार्य अवलोकन जब इसके अंतर्गत किया जाता है तो प्रौद्योगिकी की सहायता की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझ सकते हो कि पानी की एक बूंद को माइक्रोस्कोप से देखना, तो दूरबीन से आकाशीय अंतरिक्ष में देखना, ये सब क्या है, ये कंप्यूटर, कैमरा, अन्य बातों के साथ साथ दृष्टि को भी विशिष्ट बना देते हैं, क्योंकि आंख ही तो यूज करते हैं, लगाते हैं उसमें ना, इसीलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या हमारा बन रहा है, हम ये देख लेते हैं। अब ये देखो यहाँ पर दिया है ना, डागुएरे का टाइप फोटोग्राफी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेना डागुएरे का टाइप फोटोग्राफी, ठीक है ना, क्योंकि डागुएरे पहले भी देख चुके हैं। अब टाइप फोटोग्राफी एक फ्रांसीसी व्यक्ति का आविष्कार है और लुई जैक्स मेंडे डागुएरे हैं और इन्होंने अपने आविष्कार को डागुएरो टाइप कहा है। तो विधि क्या है, उन्होंने 1839 में गर्मियों के अंत में जनता के सामने प्रकट किया था कि चांदी की परत वाली तांबे की चादर थी, उसको आयोडीन के साथ मिला दिया था और उसे प्रकाश के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके और फिर उन्हें कैमरे में उजागर किया जा सके और गर्म पारा वाष्प के साथ छवियों को विकसित किया जा सके और पारा वाष्प से निकलने वाला धुआं चांदी के साथ मिलकर एक छवि बनाता है और जो जोखिम को रोकने के लिए प्लेट को खारा घोल से धोया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइप फोटोग्राफी, ठीक है। चलो एक इंपॉर्टेंट, ये देखो भाई है फोटोग्राफी के आविष्कार का स्वागत करने वाला उत्साह व भावना थी से लोग पहली बार दुनिया में वैसा देख रहे थे जैसी वह थी, छवियां थी जो वास्तविक थी, जैसे लोग थे वैसी वो मिल रही थी। दृश्य जो पहले केवल कला प्रक्रिया के रूप में देखा जाता था तो फोटोग्राफी में एक ऑप्टिकल प्रक्रिया में बदल गया, ठीक है ना। और फोटोग्राफी का प्रभाव आधुनिक जीवन के लगभग सभी पहलुओं में महसूस किया जाने लगा। तो जल्दी एक वस्तु के रूप में कैमरा व्यक्तियों के जीवन में स्थान बनाने लगा, ठीक है। ओके, चलो फोटोग्राफी आधुनिकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, इसको ले लीजिए, क्योंकि फोटोग्राफी का जन्म एक संकटमय युग में हुआ था, ठीक है ना। 1920 और 1930 के दशक के दौरान यहाँ पर बेंजामिन ने फोटोग्राफी की शक्ति और संचार के महत्वपूर्ण आधुनिक रूप में इसकी स्थिति को विस्तार किया था। यानी 1930, 1920 और 1930 के दशक में वाल्टर बेंजामिन जो थे, उन्होंने फोटोग्राफी की शक्ति और संचार में बहुत ज्यादा विस्तार किया था और साथ ही साथ में फोटो आई को इससे रहस्य उद्घाटन किया था और साथ में तथ्यों को दिन के उजाले में खींच कर लाता था। कहने का मतलब यह है कि फोटोग्राफी ने दृष्टि के विभिन्न कोणों को देखने का नया परिप्रेक्ष्य दिया था, नया नजरिया दिया था और आधुनिक तकनीक के माध्यम से दुनिया को देखने में मदद मिली थी जैसा पहले कभी भी नहीं देखा गया था। तो फोटोग्राफी ने व्यक्ति के वहां होने
कि अपने अनुभव को मान्य कर लिया था और एक अपरिचित जगह पर नहीं जाने का बल्कि एक अजीब जगह पे जाने को उसको कैद किया गया था। तस्वीरें रिकॉर्ड की गई थी, दस्तावेज हैं जो बदलती दुनिया का सावधानी पूर्वक विवरण दे रही थी। फोटोग्राफी और फिल्म दोनों को रहस्य उद्घाटन के रूप में, जैसे कोई एक रहस्य हो और उसका उद्घाटन हो गया, वो बाहर निकल के आया हो, उसके कार्य के रूप में जाना गया। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों के दौरान प्रिंट मीडिया के फलने फूलने से फोटोग्राफी भी प्रभावित हुई थी। ठीक है ना। तो बेंजामिन, वाल्टर बेंजामिन भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, योगदान पूछ सकता है, वाल्टर बेंजामिन लिख के पूछ सकता है। फोटोग्राफी के एक लोकतांत्रिक माध्यम के रूप में अवधारणा प्रस्तुत की और 20वीं सदी की शुरुआत में मुद्रित पृष्ठ में जो कुछ हो रहा था उसे कल्पना को उत्तेजित कर दिया था। ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए मिल जाता है। ये क्या है? ये फोटोग्राफी और आधुनिकता, यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है। ओके, चलो अब आगे क्वेश्चन क्या है? नृवंश विज्ञान अध्ययन और फोटोग्राफी क्या है? अभी थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि सब चीजें मैं ऊपर पढ़ा भी चुकी हूँ, बार बार इसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। ऊपर जो पढ़ाया वही है, चाहो तो आप इसको दोबारा देख सकते हो। चलो एक और देख लेना, नृवंश विज्ञान अनुसंधान। अनुसंधान में क्या देखना हो तो हमने देख ही लिया है, क्योंकि मैं पहले ही बोली हूँ, बेटसन, मार्गरेट मीड और रोच, जीन रॉच, और अभी कुछ नाम हम आपको जो बता के आए हैं, प्लीज प्लीज उन्हें देख लेना आप। ठीक है ना। ओके, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका योगदान भी पूछ सकता है और इनसे संबंधित। देखो फोटोग्राफी की चुनौतियां और सीमाएं कौन कौन सी हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई भी व्यक्ति शोध प्रक्रिया में कैमरे के उपयोग की सीमाओं से परिचित होता है। ठीक है ना। किस तरह से करना है, क्या करना है, सभी चीजें यहाँ पर मालूम होती, किस तरह से उसमें काबू पाना है। बेकार तस्वीरें आप ले लेते हैं, मानव शास्त्रीय ग्रंथों में शामिल कर देने का सुझाव देते हैं कुछ लोग। ठीक है ना। विवरण में तो व्यक्तियों को पोज दिया जा सकता है, पोज देना ये आ गया था। कलाकृतियों को व्यवस्थित किया जा सकता है। फोटोग्राफर के रूप में शोधकर्ता की उपस्थिति जो होती है ना, वो प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती है। तो नैतिक और गोपनीयता के विचारों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो फोटो लेने की गतिविधि में शोधकर्ता की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कुछ चुनौतियां और सीमाएं हैं, सीमाएं वही हैं जो वहां पर नैतिकता के रूप में हम देख के आए थे। ब्लॉक अब यहाँ पर 3 ले लेते हैं, क्योंकि 2 हमारा फिनिश्ड हो गया है और 3 ब्लॉक हमारा है वो है वीडियो और फिल्म के माध्यम से प्रतिनिधित्व। ठीक है। ओके, चलो आज एक्चुअली मालूम किया मैं क्लास भी ज्यादा क्यों ले रही हूँ, उसका रीजन ये भी है। चलो मैं सोच रही थी कि नहीं बताती हूँ, पर चलो बता देती हूँ। मैं 12 बजे तक जगने वाली हूँ और उसका रीजन ये है कि 6 जैन जो होता है वो मेरा बर्थडे होता है। जी हाँ, 6 जनवरी। तो सोच रही हूँ केक से काटती हूँ 12 बजे जग के, है ना। बस इसीलिए मैंने कहा चलो इसी के चक्कर में आपकी क्लास भी हो जाएंगी। अगर क्लास नहीं लूंगी तो सो जाऊंगी, है ना। फिर 12 बजे केक कटिंग कैसे होगी? 12 AM हो जाएगा ना, PM क्यों होगा? 12 AM की केक कटिंग की बात थोड़ी अलग होती है, और वो तो फिर नाइट में 6 तारीख को तो चलेगा ही चलेगा। तो बस यही एक रीजन है जगने का और आपको पढ़ाने का भी। ठीक है ना। देखो मोटिव कुछ एक रीजन होना चाहिए जगने का ना 12 बजे तक। तो ये रीजन यही है कि चलो पढ़ा भी देते हैं, क्लास भी ले लेते हैं, तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी और साथ में थोड़ा सा मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। ओके, चलो आ जाओ अब देख लेते हैं नृवंश विज्ञान विषयक फिल्में। ठीक है। ओके, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी विषय कौन सी हैं। नृवंश विज्ञान में जो फिल्में तो बन रही भैया, तो किस विषय पे बन रही है? तो नृवंश विज्ञान विषय यानी एथनोग्राफिक जो होता है फिल्में, एक फिल्म निर्माता की कला और कौशल को दिखाता है, उसकी बुद्धि और अंतर्दृष्टि के साथ में उसको जोड़ता है। ठीक है ना। ओके, और इस तरह की फिल्मों की मांग करती है कि फिल्म निर्माता को नृवंश विज्ञान के रूप में सोचना चाहिए और नृवंश विज्ञानियों को चलचित्रण के अनुसार यानी सिनेमेटोग्राफिक जिसको बोलते हैं उसके अनुसार कल्पना करने की आवश्यकता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नृवंश विज्ञान फिल्म की विषय कौन कौन सी होती है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ हद तक शोध की आवश्यकता होती है और फिल्म निर्माण में एक प्रक्रिया के रूप में समाज के बारे में सोचना होता है। तो यहाँ पर कुछ विषय जैसे दिए हुए यहाँ पर आप देखो, तो चाहे वह नृवंश विज्ञान हो, वृत्त चित्र हो या व्यवसायिक हो, समाज को समझने के लिए वाणिज्यिक, वृत्तचित्र, नृवंश विज्ञान विषय सभी प्रकार की फिल्मों में समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर नृवंश विज्ञान की विषयक फिल्मों में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आ जाएगी, पुराने टाइम में कैसे इसका यूज होता था, किस तरह से होता था, फिर प्रारंभिक विकास आ जाएगा। ठीक है ना, प्रारंभिक देखो अल्फ्रेड क्रांट,
हैडान, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम आपको बिल्कुल स्पेंसर, फ्रैकन गिलन, हैप्टिक सिनेमा क्या, ये कुछ नाम है जिनसे आपको कुछ चीजें यहाँ पर तैयार कर लेनी है। ठीक है, ओके राइट। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाता है, हैप्टिक सिनेमा क्या कहलाता है। ठीक है ना, राइट। हैप्टिक सिनेमा यहाँ पर देख लीजिएगा, जो अल्फ्रेड प्लांट और हैडान है ना, इन्होंने क्या किया था कि द्वीपवासियों के समारोहों की कुछ छोटी क्लिप रिकॉर्ड की थी, और मानव विज्ञानी विशेष रूप से जो फ्रांस बोस हैं और यहाँ पे गिलन है, उन्होंने भी इसको देखा था और कुछ दृश्य पद्धति का उपयोग किया था, कैमरे वीडियो वगैरह का उपयोग किया था। तो स्पेंसर और हेडन दोनों ने शोध में नई संचार साधनों यानी मीडिया का इस्तेमाल किया, और फिल्में और तस्वीरें जिसमें शामिल थी, और अंतिम प्रस्तुति में फिल्म, तस्वीरों और ध्वनि का मिश्रण किया गया था। तो इसमें ध्वनि को भी, फिल्म के साथ में तस्वीर और ध्वनि को भी जोड़ दिया गया था। तो जब अंतिम दृश्य में तस्वीर, ध्वनि, फिल्म सब एक साथ में जुड़ गई तो इसे हैप्टिक सिनेमा यानी सिनेमा कहा गया, जिसके माध्यम से दर्शक छवियों को छूता और महसूस करता है। ये हैप्टिक सिनेमा देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है ना, अल्फ्रेड कोर्ट हैडन के बारे में ये पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन अलग से इनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन चाहो तो आप देख लो, 21वीं सदी में दृश्य नृवंश विज्ञान क्या है ना। अब यहाँ पर अंकीय यानी डिजिटल निर्वंश विज्ञान क्या है, जो अभी हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं। डिजिटल के अंतर्गत वीडियो, फिल्म, फिर उसमें दृश्य वगैरह को जोड़ देना, जीने और संवाद के तरीकों को बदल दिया डिजिटल ने हमारे जीवन को, है ना। डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ पर हो गया, वीडियो का लिंक का उपयोग यहाँ पे मिल जाता है, फिल्में देख सकते हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकी हमारे जीवन के अभिन्न हिस्सा बन गई है। मीडिया प्रौद्योगिकी इंटरफेस वगैरह को पार करके पहुंच गया है। ठीक है ना, तो प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को बदल दिया, और डिजिटल तकनीक ने नृवंश विज्ञान के अनुसंधान को भी बदल दिया है। शोध प्रक्रिया में डिजिटल कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डिंग, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन का उपयोग शामिल हो गया है ना। तो शोध प्रक्रिया में निम्नलिखित परिवर्तन आए। तो क्वेश्चन बनता है, अंकीय नृवंश विज्ञान, डिजिटल नृवंश विज्ञान क्या है, या डिजिटल तकनीक क्या है, और उसके यहाँ पर परिवर्तन कौन कौन के है। जैसे स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले जो शोधकर्ता होते हैं, शोध का विषय के साथ परिणाम को भी तुरंत साझा कर देते हैं, और प्रतिक्रिया देना भी, फीडबैक देना भी सरल हो गया है। फिर जो शोधकर्ता और विषय दोनों संपादित और टैग कर सकते हैं, और तुरंत दूसरों के साथ भी साझा कर सकते हैं। तो ये क्या है, डिजिटल होगा। तो संचार प्रसार की विधि भी डिजिटल हो गई। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर सूचना को पॉडकास्ट, ब्लॉग, यूट्यूब जैसे वेबसाइट जैसे मंचों पर साझा किया जाता है। तो डिजिटल नृवंश विज्ञान में लोगों के साथ सहयोग करके उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, राइट। और लोग क्या अनुभव कर रहे हैं उसको भी समझने की कोशिश की जाती है, स्वयं के अनुभवों को जोड़ने की कोशिश की जाती है। तो नृवंश विज्ञान विषय के साथ मिलकर ज्ञान का सृजन किया जाता है, एक अकेले शोधकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि सभी लोग मिलकर के। जैसे स्मार्टफोन का उपयोग विषयों को पर्यावरण के साथ अपने जीवन के अनुभव को रिकॉर्ड करने के योग बनाता है। तो डिजिटल तकनीक ने अन्य प्रकार के नृवंश विज्ञान अनुसंधान को संभव बनाया है, जैसे स्वयं व्यक्तियों द्वारा दर्ज किए जा रहे संवेदी अनुभव इसमें शामिल हो सकते हैं। शोध करता है, एक व्यक्ति के साथ वो क्या करता है, सेल्फ ड्राइविंग करता है, कार में बैठा है और अपने ड्राइवर अनुभव को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो सेल्फ का हो गया, स्वयं का अनुभव हो गया। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। डिजिटल नृवंश विज्ञान तकनीकी क्या है। ठीक है, चलिए डिजिटल जीवन आप चाहो तो देख सकते हो। इसमें सामाजिक शोध में नैतिकता, जैसे हमने उसमें देखा था दृश्य विज्ञान में, फिल्म में नैतिकता, सेम वैसे इसमें आपको लिखना पड़ेगा। सामाजिक शोध में नैतिकता क्या, वही है। देखो, समूह फोटो, है ना, फिर सहमत लेने के बारे में दुविधा, गुमनामी, गुप्त वोटिंग, शोधकर्ता की जानकारी देने वाले कुछ लेन देन, तो इसी के अंतर्गत नैतिकता के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए ओके, अब क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखो, शोध उपकरण के रूप में फिल्में और वीडियो शोध उपकरण के रूप में। अब देखो ना, वीडियो फिल्म होते हैं, वीडियो टेप होते हैं, वीडियो डिजिटल होते हैं, इन सभी में अंतर भी देखो। यहाँ पे फिल्म और वीडियो के बीच क्या अंतर है, आप देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, ओके, आपके लिए छोड़ दे रही हूँ। फिल्म और वीडियो के बीच में अंतर क्या होता है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इससे थोड़ा सा देख लेना। हो सकता है फिल्म और वीडियो दे दे, बस हो गया, और कुछ भी ना दे, तो थोड़ा सा लिख दीजिएगा, देख लीजिएगा यहाँ पर। चलिए, तो इसमें भी लगता है
अब यहाँ पर ये भी फिनिश्ड होगा, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। ओके चलो अब ये 4 हो गया। समाज बहुसंचार साधन मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। बहुसंचार साधन मल्टीमीडिया क्या है, ठीक है ना। अब देखो बहुसंचार साधन का मतलब मल्टीमीडिया होता है, और मल्टीमीडिया वह सूचना है यानी बहुसंचार साधन जो मीडिया के विभिन्न रूपों जैसे छवि, फोटोग्राफ, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन, चित्रण, चार्ट, ग्राफ आदि के उपयोग करके प्रकाशित की जाती है, ठीक है ना। और विभिन्न प्रकार के संचार कम्युनिकेशन होते हैं, श्रव्य दृश्य साधन है ना, वीडियो, ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बहुसंचार साधन मल्टीमीडिया क्या है यहाँ पर आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा आप, ठीक है ना। तो मल्टीमीडिया का उपयोग व्यापक होता है, जनरली हम लोग अपने जीवन में मल्टीमीडिया का उपयोग करते हैं, शिक्षा के लिए, समाज के लिए, औषधि के लिए, शांति के लिए, सभी के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। टेक्स्ट के अलावा मल्टीमीडिया का इस्तेमाल यहाँ पे शुरू में किया जाता था, और आज के टाइम में देखा जाए तो हमारे हर क्षेत्र में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। सिर्फ आंकड़े एकत्र करने में नहीं, बल्कि आंकड़ों को, डेटा को प्रस्तुत करने में मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। स्लाइड में जानकारी बनाना है ना, सॉफ्ट पावर पॉइंट में हम लोग बनाते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। दृश्य सामग्री को एक साथ में रखना, ब्लॉग, वेबसाइट, स्टोरी बनाना, हमें ये सभी चीजें होती है मल्टीमीडिया के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इसको देख लीजिएगा, मल्टीमीडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये मल्टीमीडिया क्या है, बहुसंचार, ठीक है, और इसकी विशेषताएं यहाँ पे दी हुई है। यह पढ़ने लिखने की प्रक्रियाओं में मदद करता है, चित्रात्मक और वीडियो के रूप में जानकारी प्रस्तुत करता है, ठीक है, और दृश्य परिसंवेदना को आकर्षित करने में मदद करता है, ठीक है ना। तो मल्टीमीडिया हो गया। छायाचित्र निष्कर्षण में फोटो इलस्ट्रेशन देख लीजिए। इसे भी देख लीजिएगा। छवियां या तस्वीरें आंकड़ा संग्रह, प्रस्तुति दोनों के उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। जो छवियां तस्वीरें होती है ना, आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुति दोनों के उद्देश्य की पूर्ति करती हैं ये, ठीक है ना। आंकड़ा संग्रह, डेटा संग्रह के अंतर्गत किया जाता है। ओके, तो मान लीजिए कोई समाज शास्त्री है, वो अक्सर उत्तरदाताओं को अपने प्रश्नों को संप्रेषित करने के लिए तस्वीर का उपयोग करता है, ठीक है ना। इसे फोटो निष्कर्षण यानी इलस्ट्रेशन कहा जाता है। देख लीजिएगा, साक्षात्कार, शोधकर्ता जो होते हैं उस समुदाय के सदस्यों से प्रश्न पूछते हैं जहां भी वे अध्ययन कर रहा होता है, स्टडी कर रहा होता है और शोध कर रहा होता है, ठीक है ना। और फिर इस विधि का प्रयोग किया जाता है उसमें। तो बेहतर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए यहाँ पर प्रश्नों और बातचीत के बीच में तस्वीरें डाली जाती है, इसे फोटो निष्कर्षण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इसे देख लेना, ठीक है। ओके चलो, छायाचित्र निबंध भी आप चाहो तो देख लो यहाँ पर, ठीक है। वृत्त चित्र और फिल्में कुछ आप भी अब यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, राइट। चलो, फोटो निबंध क्या है, वही है, देखो परेशान मत हो जाइएगा, ठीक है ना। छायाचित्र निबंध, छायाचित्र का मतलब फोटो होता है, ठीक है ना। छायाचित्र निबंध फोटो, निबंध और छायाचित्र ध्वनि यानी फोटो साउंड। देखिएगा, तो फोटो निबंध एक ऐसा उपकरण है जो डेटा प्रस्तुत करने में मदद करता है, और यह फोटो निबंध आज के टाइम में बहुत लोकप्रिय हो गया है। दो तरीकों पर चर्चा की, फोटो निबंध कहानी कहने का माध्यम होता है और संदेश छवियों छोटे से व्यक्ति को लिखित है। जैसे मान लीजिए ना, हम लोग यूट्यूब में भी देखते हैं, फोटो रहती है, फिर उसमें एक वॉइस होती है, फोटो चलती रहती है वीडियो के रूप में, और उसमें वॉइस अलग से डाली जाती, ठीक है ना, राइट। तो फोटो निबंध में छवियों पर जोर दिया जाता है, पारंपरिक निबंध के विपरीत होता है। दर्शकों, पाठकों के बीच भावनाओं को समझने का आह्वान किया जाता है। तो लेखक अपने विचार को पाठ के बजाय छवियों के माध्यम से व्यक्त करता है। तो छवियों की एक श्रृंखला का हिस्सा होता है, ठीक है ना। और दृश्य कथा बनाने में इसका यूज किया जाता है फोटो निबंध का। चलिए, वृत्त चित्र फिल्में अब आप देखना इसको, ठीक है ना। चलो आ जाओ। हाइपर मीडिया क्या है, अति संचार साधन क्या है। हाइपर मीडिया ब्लॉग, वेबसाइट,
ये हाइपर मीडिया के उदाहरण होते हैं। लिंक के साथ छवियों पाठ्यक्रमों को, फोटो को, लिंक के साथ फोटो और पाठ्यक्रमों को जोड़ती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बोलती हूँ ना, ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये क्या होता है, ये हाइपर मीडिया होता है, ठीक है। तो ब्लॉग, हमारी वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है, तो ये वेबसाइट का हो गया, ठीक है ना। हाइपर टेक्स्ट जो होते हैं मूल पाठ से अन्य लिंक तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। मैंने अपने चैनल का भी लिंक वेबसाइट पे दिया है। तो यही होता है कि संचार साधन यानी हाइपर मीडिया, लिंक के साथ छवि और फोटो जो होती है उनसे जोड़ा जाता है, ठीक है ना। एक ब्लॉग या वेबसाइट जो होता है हाइपर मीडिया के उदाहरण होते हैं। अब मान लीजिए जो ब्लॉग और वेबसाइट का लिंक है मैं कहीं और पे जाके उसको दे दूं एज ए छवि के साथ में, उसके साथ में, फोटो के साथ में, तो हाइपर मीडिया हो जाएगा। आप देखो ना, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय वगैरह में, पुस्तकों और ऑनलाइन पत्रिकाओं में भी हाइपर मीडिया का प्रयोग यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये हाइपर मीडिया को देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो हाइपर मीडिया के माध्यम से कोई भी लिंक की गई जानकारी तक पहुंच सकता है, तो क्लिक करने योग्य लिंक होता है। क्लिक करिए, उस तक पहुंचिए, और ये लिंक स्पष्ट और निहित दोनों हो सकते, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। हाइपर मीडिया की विशेषताएं यहाँ पर दी हुई है। ओके, चलिए आगे, संचार साधन हाइपर मीडिया क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। ये भी फिनिश्ड हो गया है। शोध के उपकरण के रूप में बहुसंचार साधन मल्टीमीडिया हाइपर मीडिया। अब शोध के उपकरण के रूप में तो हम तो ये देख ही चुके हैं, आप चाहो तो देख लो शोध के उपकरण के रूप में मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया का उपयोग क्या है। जब दोनों को आपने ऊपर पढ़ लिया तो यहाँ पे भी चाहो तो पढ़ लो, या तो उसी को आप एक्सप्लेन करके लिख देना, ठीक है। ओके, चलो। डिजिटल नृवंश विज्ञान, तकनीकी नृवंश विज्ञान ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ओके, संस्कृत, लोगों की संस्कृत के बारे में लिखना जिससे स्थानांतरित होते हैं, नृवंश विज्ञानी कहलाता। विवरण, डेटा देना, माइलनास्की के भी परंपरागत तरीके भी हम पढ़ चुके हैं, सभी चीजें हैं। थोड़ा सा देख लेना, आप देखना चाहो तो इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। चलो, दृश्य विज्ञान क्या है, दृश्य विज्ञान, वो भी हम पढ़ चुके हैं। चाहो तो आप यहाँ से भी इसको पढ़ लो, जो हम आगे पढ़ चुके हैं वही सब चीजें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है ना। ओके, राइट, चलो। तो अब इम्पोर्टेंट निकल गया जितना ही। अब ये लेसन फिनिश्ड हो गया, लीजिए शब्दावली आ गई। तो वीडियो अच्छा लगे ना तो क्या करना है आपको पता है ना, लाइक, शेयर, कमेंट्स, और चैनल से भी जुड़ जाइए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ग्रुप से जुड़ जाइए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्या दिया हुआ है, लिंक दिया है वेबसाइट का, सभी चीजों का दिया हुआ है, ठीक है ना। एग्जाम के बारे में बताएं, एग्जाम के बारे में क्या बताएं, पूछिए। सिया देवी जी क्या जानना चाहती हैं एग्जाम के बारे में, क्या जानना है। आप क्वेश्चन करेंगे तब मैं बताऊंगी ना कि एग्जाम के बारे में आपको क्या जानना है। BHDI 182 स्टूडेंट है क्या कोई, ले लो क्लास, कल मॉर्निंग में पेपर है। BHDAE, अब बिकॉज ही मैं माउस से लिख रही हूं ना। कोई है स्टूडेंट, ले लूं या रहने दूं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना काफी है। मॉर्निंग में देखते हैं, अगर पॉसिबल हो तो 6 बजे आ जाएंगे, नहीं तो। हाँ जी नुसरत जी, क्लास कंप्लीट हो गई। 4 लेसन आपका मैंने पूरा करवा दिया, 4 ब्लॉक आपका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्लॉक 1 और 2 में ही है, 3 में भी कुछ मिल जाएंगे, 4 में तो कम ही है। हाइपर मीडिया, मल्टीमीडिया, यही आपके इसमें है, ठीक है ना। ओके क्या हो गया, क्या समझ में नहीं आया नुसरत जी। देखो आपको इसमें मालूम क्या करना है, ये आपका BSOS 185 ही है, और यही तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। यानी दृश्य के माध्यम से समाज। दृश्य का मतलब यहाँ पे क्या है, दृश्य का मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजी से लिया गया है, प्रौद्योगिकी तकनीक से लिया गया है। एक कैमरे के माध्यम से, एक फोटो के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से, एक क्लिप के माध्यम से नृवंश विज्ञानियों के समाज को समझना। अब इसमें क्वेश्चन देखो सिंपल सा क्रिएट होगा, मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहला क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा कि नृवंश विज्ञानी क्या है, ठीक है। यानी नृवंश क्या है, नृवंश विज्ञानी क्या है, नृवंश विज्ञान अनुसंधान क्या है, नृवंश विज्ञान फिल्म क्या है, नृवंश विज्ञान है, नृवंश क्या बोलते दृश्य क्या है, दृश्य के माध्यम से नृवंश
विज्ञान को आप कैसे देखते हैं, ठीक है ना, राइट। और जितने भी दृश्य जहां पे वर्ड यूज किए जाएंगे वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कैमरा, वीडियो क्लिप और साथ में ऑडियो तस्वीरें वगैरह जहां पे आपको लिखना पड़ेगा। बस ध्यान ये रखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में किस तरह के कैमरे होते थे, सिर्फ तस्वीरें आया करती थी, और बाद में क्या उनमें आगे चल के विकास होते गए, और बाद में उसमें पहले तस्वीर, फिर उसका क्लिप, फिर उसका वीडियो, फिर उसमें ऑडियो। तो ये जब आप वीडियो देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, ओके राइट। कुछ भी टफ नहीं है। जो आज का वीडियो देखो, जो मैंने क्लास ली है, यदि आपने वॉच नहीं किया ना, आप इसको देख लो, वॉच कर लो, आपके समझ में आ जाएगा। कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है ना, ओके। और आज कल तो फिलहाल इतना ही काफी है। इतना देखो, मैं पहले से भी वीडियो बना दूं तो आप लोग वॉच नहीं करते, नहीं तो यूनिट बाय यूनिट इसको समझा दूं। पर वही है कि आप लोग भी एग्जाम के टाइम में जगते हो, तो फिर मुझे भी एग्जाम के टाइम में जगना पड़ता है, ठीक है। BCS 186 की क्लास स्टार्ट कर दो मैम। अभी तो BCOS 186 7 को पेपर है ना। देखो अभी कल के पेपर है, मतलब 7 की डेट पे जो पेपर है ना वो मुझे कराना पड़ेगा, ओके राइट। और वो जो पेपर है वो आपका यहाँ पे BPSC 134 है। सबसे पहले मुझे ये लेना पड़ेगा, वेरी BHD। ये देखो BPSC 212 का कल पेपर है। आप लोग जिसका भी सब्जेक्ट वो होगा, प्ले लिस्ट में वीडियो डलाइए, BHG स्टूडेंट का देख लेना। कल BPSC 134 की क्लास लेंगे, सबसे फर्स्ट यही क्लास होगी। देन इसके बाद फिर आफ्टरनून में इतने पेपर है ना, तो फिर इनको देख लूंगी, ठीक है, ओके राइट। चलिए फिर 11:30 हो गए हैं, आधे घंटे और वेट कर लेते, कोई बात नहीं। अब BHD 182 सोच रही थी, पर छोड़ो, चलो कोई बात नहीं। अगर मॉर्निंग में देख लेती हूँ, अगर हो पाया तो मॉर्निंग में उस सब्जेक्ट को ले लूंगी, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने तो कल इसका क्लास करा ही दिया है, ठीक है ना, ओके राइट। क्योंकि मुझे पता है अगर स्टूडेंट लोग हैं, मैं एक बार व्हाट्सएप पे पूछ लेती हूँ तो 12 से 1 साढ़े 1 तक ले लेती हूँ, तो मॉर्निंग के लिए फ्री होगी, क्योंकि इसका पेपर मॉर्निंग में ही है, ठीक है ना। और मैं थोड़ा भी जगूंगी आधे घंटे, इसलिए मैं सोच रही थी कि इस क्लास को जो है मैं फिनिश करवा देती, BHD 182 की ले लेती, ठीक है ना। देखती हूँ ग्रुप में मैसेज करके, अगर लोग एग्री होंगे तो करवा दूंगी, वो भी 12 बजे के बाद। तो चलिए फिर, ठीक है, टेक केयर, बाय।